बिजनेस की कुछ ताजा खबरें आज की छोटी सी वीडियो में। सो आज की फर्स्ट न्यूज मीशो के 1 बिलियन के आईपीओ के बारे में है, जो जल्द ही इंडियन मार्केट्स में लिस्ट हो सकता है दिवाली तक, और जिसमें कंपनी की वैल्यूएशन हो सकती है $10 बिलियन तक की, और जिसके लिए कंपनी ने ऑलरेडी स्टेप्स लेने भी स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे कि उन्होंने रिसेंटली फाइनलाइज किया है 3 बड़े बैंक्स को अपने आईपीओ लाने के लिए। इसके अलावा उनकी एक बैंक के साथ बातचीत भी चल रही है जिसका नाम है जेपी मॉर्गन, और 3 बैंक जो फाइनलाइज हुए हैं वो है मॉर्गन स्टैनली, कोटक महिंद्रा कैपिटल और सिटी बैंक। इसके अलावा इस आईपीओ के लिए कंपनी ने अपने हेडक्वार्टर्स को यूएस से इंडिया शिफ्ट करने का भी प्लानिंग बना लिया है, जिसमें कि उनको शिफ्ट करने के लिए $300 मिलियन का टैक्स देना होगा हमारी गवर्नमेंट को। अगर मीशो की वैल्यूएशन की बात करी जाए तो 2024 में उनकी वैल्यूएशन थी $3.9 बिलियन तक, जो कि अब बढ़ाकर 2.5x से वो लोग करना चाहते हैं $10 बिलियन तक की इस आईपीओ के लिए, ताकि वो इंडियन मार्केट से $1 बिलियन रेज कर सके। इसके अलावा कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करी जाए तो FY22 में कंपनी का रेवेन्यू था 3,240 करोड़ का, जो कि FY24 में 7,615 करोड़ तक पहुंच गया था, और जिसमें लॉसेस भी 3,248 करोड़ से गिरकर 305 करोड़ के रह गए हैं, पता नहीं कैसे। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि इंडियन एयरलाइंस वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट के बारे में है, जिनके बीच इस वक्त दरार पड़ चुकी है डेटा शेयरिंग को लेकर, क्योंकि रिसेंटली इंडिगो, एयर इंडिया ग्रुप और स्पाइस जेट ने डीजीसीए, जो कि हमारा एविएशन रेगुलेटर है, उसको 2022 से लेकर 2024 तक के एयर फेयर डेटा देने से मना कर दिया है, जिसकी इंडियन गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रही थी सभी एयरलाइंस को। हिंदू रिलीजन गैदरिंग के दौरान एयर फेयर स्पाइक होने पर गवर्नमेंट ने उनसे मॉनिटरिंग बढ़ाने के लिए डेटा मांगा था। उस डेटा को देने से इन सारी एयरलाइंस ने मना कर दिया है, और इसके पीछे उन्होंने रीजन बताया है कि सेंसिटिव प्राइसिंग डेटा शेयर करने से स्ट्रेटेजिक एक्सप्लॉयटेशन होगा और बिजनेस में उनको लॉस भी होगा, और इस वजह से वो ये डेटा को शेयर नहीं करना चाहते गवर्नमेंट के साथ। पर उन्होंने इसी के साथ एक काउंटर प्रपोजल भी रखा है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि वो डेटा शेयर करने को तैयार है सिर्फ कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही, और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक डेटा के साथ ही। यानी कि सारा डेटा वो लोग शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस में कुछ स्पेसिफिक डेटा वो शेयर करने को तैयार है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि वोल्क्सवैगन ग्रुप के बारे में है, और जिन पर इस वक्त गवर्नमेंट उनके पीछे पड़ चुकी है 11,700 करोड़ के टैक्स के लिए। तो कुछ टाइम से ये केस चला रहा है कि भारत सरकार ने वोल्क्सवैगन ग्रुप पर $1.4 बिलियन यानी 11,700 करोड़ का टैक्स का दावा किया है, जो इम्पोर्ट ड्यूटी की गलत क्लासिफिकेशन से जुड़ा हुआ है। अब ये पूरा केस क्या है, मैं इसको आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। वोल्क्सवैगन कंपनी पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने कम्प्लीटली नॉकडाउन यानी कि सीकेडी यूनिट्स को अलग अलग ऑटो पार्ट्स के रूप में इम्पोर्ट किया, जिससे कि उन पर लगने वाली 30 से 35% की ड्यूटी से वो लोग बच सके। जिसको सीकेडी यूनिट्स का मतलब नहीं पता तो मैं उन्हें बता दूं कि ये पूरी तरह से डिसअसेंबल्ड कार होती है जो इंडिया में असेंबल की जाती है, और इन पर ज्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, जो कि करीबन होती है 30 से 35% तक की। मगर अगर कोई इंडिविजुअल ऑटो पार्ट्स के रूप में इनको इम्पोर्ट करे तो इस पर सिर्फ 5 से 15% की ड्यूटी लगती है, जिसका कार्ड वोल्क्सवैगन कंपनी ने यहाँ खेला है, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट उनके पीछे पड़ चुकी है। और इस केस से रिलेटेड वोल्क्सवैगन ग्रुप ने रिसेंटली मुंबई हाई कोर्ट में अपील की है, जिसमें कि उन्होंने टैक्स ऑफिशियल पर रिव्यू प्रोसेस में देरी का आरोप लगाया है, और जिसपे कि सरकार ने ये कहा कि ये देरी इसलिए हुई है क्योंकि आप लोगों ने जानबूझकर इंपोर्ट डेटा और डॉक्यूमेंट्स को लेट सबमिट किया, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन में देरी हुई है। और इस केस के रिजल्ट आने के बाद अगर वोल्क्सवैगन ग्रुप इसमें दोषी ठहराया जाता है, दोषी पाया जाता है, तो उन पर इंडिया में $2.8 बिलियन तक का यानी कि 23,400 करोड़ तक का टैक्स पेनल्टी लग सकता है इस चीज के लिए। यानी कि अगर वोल्क्सवैगन इस केस को हार जाती है तो उनको अपने टैक्स इवेट जो उन्होंने किया है $1.4 बिलियन तक का, उसका डबल अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना होगा, जो कि है $2.8 बिलियन तक का। तो बाहरी नुकसान फॉर वोल्क्सवैगन ग्रुप। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज में, जो कि हमारे देश के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट के राजा के बारे में है, जिसमें कि 2 कंपनियों ने टॉप किया है, और उन 2 कंपनियों का नाम आप ऑलरेडी गेस कर चुके होंगे, जिसमें कि फर्स्ट है एप्पल और सेकंड है सैमसंग, जिन्होंने स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स के मार्केट को डोमिनेट किया है इस साल। तो 2024 में इंडिया के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स का 94% सिर्फ एप्पल और सैमसंग के हाथ में रहा, जिसमें कि दोनों कंपनियों ने लोकल मैन्युफैक्चर को एग्रेसिवली एक्सपैंड भी किया है, और इसी चीज की वजह से इन दोनों ही कंपनियों ने मार्केट को टॉप किया है। अगर मेड इन इंडिया स्मार्टफोन शिपमेंट के बारे में बात करें तो उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। स्मार्टफोन शिपमेंट में 6% का ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी देखने को मिली है हमें इस साल, और जो कि 2025 में यानी कि अभी जो करंट ईयर है उसमें ये डिजिट डबल होने के पूरे चांसेस, उसमें हम डबल डिजिट ग्रोथ भी देख सकते हैं। इसी केस में अगर हम मैन्युफैक्चरर्स की भी ग्रोथ देखें तो एप्पल की टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने 107% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है, जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चरर भी रहा इस साल हमारा, जिसमें कि उन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया iPhone 15 और iPhone 16 की असेंबली करने में। और इसी के साथ एप्पल बैक्ड फॉक्सकॉन ने भी 19% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है। इसके अलावा सैमसंग के बारे में बात करें तो उन्होंने भी 7% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है अपने एक्सपोर्ट में, जिसमें कि एक्सपोर्ट बढ़ाने का बहुत बड़ा रोल रहा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि भारत बायोटेक के $75 मिलियन के जीन थेरेपी फैसिलिटी लॉन्च के बारे में है। तो रिसेंटली भारत बायोटेक ने जेनोम वैली
हैदराबाद में $75 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से इंडिया का पहला वर्टिकल इंटीग्रेटेड सेल एंड जीन थेरेपी फैसिलिटी लॉन्च की है, जो कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है हमारी कंट्री में। और ये फोकस करता है ब्लड कैंसर, सॉलिड ऑर्गन कैंसर और जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए एडवांस थेरेपी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में। अब मुझे इस चीज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी मैंने इसको इंक्लूड किया है क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि हमारे देश में ये चीज कुछ ज्यादा बड़े लेवल पर हो रही है और अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन बन रहा है तो उसको इंक्लूड करना मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा। और मैंने सोचा भी है कि आगे भी अगर साइंस में ऐसा कुछ भी नया इन्वेंशन होता है तो मैं उसको जरूर से इंक्लूड करूँ वीडियो में। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि सॉफ्ट बैंक के बारे में है और जिसने $6.5 बिलियन में एक कंपनी को खरीद लिया है, जिसका नाम है एम्फेयर कंप्यूट, जो कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए आर्म बेस्ड चिप्स बनाता है, जो कि डेटा सेंटर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसको सॉफ्टबैंक ने $6.5 बिलियन में कैश डील में एक्वायर कर लिया और ये स्टेक उन्होंने खरीदा है ओरेकल और कार्लाइल से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि ईवी मार्केट में बहुत बड़े दावे के बारे में है, जो कि किया है हीरो मोटोकॉर्प ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर, जिसमें कि हीरो मोटोकॉर्प ने 525 करोड़ का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट अप्रूव किया है, जो कि मल्टीपल स्टेजेस में इम्प्लीमेंट होगा। कंपनी ने रिसेंटली 32.5% का स्टेक एक्वायर करके इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर मार्केट में भी सेगमेंट में भी एंट्री ले ली है। ये किस में एक्वायर किया है तो वो है ईलर मोटर में, जो कि दिल्ली बेस्ड कंपनी है। इसके अलावा कंपनी का ये भी मानना है कि फ्यूचर में इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर टोटल सेल का 35% तक की शेयर ले सकता है उनकी कंपनी में, और इसीलिए ही वो सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन पर फोकस करते हुए अपनी मोबिलिटी स्ट्रेटेजी को भी एक्सपेंड कर रहा है धीरे धीरे करके। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि एप्पल के बारे में एक छोटी सी न्यूज है, वैसे तो बहुत बड़ी न्यूज है कि वो आने वाले टाइम में एयरपोर्ट्स की भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं जल्द ही इंडिया में। तो अप्रैल से हैदराबाद के फॉक्सकॉन प्लांट में एयरपोर्ट्स का लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगा, जिसमें कि एक्सपोर्ट्स भी इंक्लूड होने वाले हैं और इसके लिए उन्होंने हायरिंग भी अपनी तेज कर दी है, जिसमें कि बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली में एप्पल के नए सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग रोल्स के लिए हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप भी एक प्रोफेशनल है इन्हीं फील्ड में से तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि रसना के बारे में है। आपने जरूर से इस ड्रिंक को पिया होगा, तो एड में तो जरूर से देखा होगा। तो इस प्रोडक्ट के लिए इसकी पेरेंट कंपनी 30% तक की ग्रोथ देख रही है इस आने वाले साल में 2025 से 2026 के बीच, और जिसमें कि इनकी पेरेंट कंपनी प्योमा इंडस्ट्रीज, जो कि एक लिस्टेड कंपनी नहीं है, वो 50 करोड़ का प्लांट भी लगाने वाली है। तो रसना 2025 से 2026 में 30% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है, जो कि क्विक कॉमर्स और अर्बन डिमांड और एक्सपोर्ट्स की वजह से होने वाला है कंपनी को। इसमें कंपनी का दावा है कि क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स सेगमेंट से उनको 30 से 40% तक की ग्रोथ हो सकती है, जबकि रूरल मार्केट से 5 से 10 पैकेट के साथ 7 से 8% का ग्रोथ उन्हें देखने को मिल सकता है। और इस ग्रोथ को देखते हुए कंपनी ने पटना में 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके नया प्लांट बनाने का भी प्लान है। तो बढ़ते हैं इस सेगमेंट के आखिरी न्यूज पर, जो कि L&T के 12,000 करोड़ के बोरोइंग प्लान के बारे में है, जिसका कि बोर्ड ने अप्रूवल ऑलरेडी दे दिया है। तो L&T ने बोर्ड के 12,000 करोड़ तक के लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अप्रूव कर दिए हैं, जिसमें कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स और टर्म लोन्स और NCDs भी इंक्लूड होने वाले हैं। और इन फंड को कंपनी यूज करेगी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और नए प्रोजेक्ट्स के लिए, कंपनी के एक्सपेंशन प्लान के लिए और कंपनी की ग्रोथ के लिए ही। इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए कि इस चैनल के पेज पर एक पोल डाली गई है, जिसमें कि आप लोगों के इंटरेस्ट एरिया पूछे गए हैं जो आप लोग इस चैनल पर चाहते हो। तो प्लीज उस पोल को जरूर से अटेंड करिएगा। एंड इसी के साथ आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए।